अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी करंट अफेयर्स। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, साल 2 साल में बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाएंगे पाकिस्तान के। और दावा किसने किया है? गवर्नर पंजाब। ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को हम वज़ीर आज़म बना के ही रहेंगे और बातें चल रही हैं अभी। दूसरी जानिब आसवा भुट्टो जरदारी माहाना तनख्वाहें ना लेने वाली वाहिद कौमी असम्बली करार। तनख्वाहें नहीं लेती जी, और जितने भी कौमी असम्बली के मेंबर हैं वो तनख्वाहें लेती हैं, और आसवा भुट्टो जो हैं वो तनख्वाहें नहीं लेती। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज। और साल 2025 पीटीआई के लिए अच्छा नहीं रहा। मंजूर वसान की पेशन गोई है। और मंजूर वसान कौन है? पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, पीटीआई के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बयान भी देते हैं। बानी पीटीआई की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुँचाया। कैप्टन रिटायर सफदर कहते हैं कि जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, मैशत का बेड़ा गर्क किया है, अगर बानी पीटीआई ना होते तो आज हम जो मुल्क है ये पता नहीं कहाँ पे होता और बहुत तरक्की कर चुका होता इस टाइम। तो आज इस सवाल से बात करेंगे और जेल के हवाले से भी बात करेंगे, सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, और आने वाला जो वक्त है पीटीआई का ये कैसा होगा। और आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सनम जावेद ख़ान, इनसे बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा भी हैं और काफ़ी मारें खाई और काफ़ी टाइम दिया है पीटीआई को। अब आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं सनम जावेद ख़ान। सनम जावेद ख़ान से बात करते हैं। साल 2 साल में गवर्नर पंजाब कहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो कि वज़ीर आज़म बन जाएगा, और तहरीक इंसाफ कहती है कि वज़ीर आज़म जो है वो बानी पीटीआई हैं, वो होंगे। तो अब वज़ीर आज़म कौन होगा, बिलावल भुट्टो या बानी पीटीआई? पहले तो गवर्नर साहब को ये बताना चाहिए ना कि जो अभी इलेक्शन लड़ा है बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर से, उनमें कितने वोट मिले हैं उनको। अगर वो सिर्फ अपने वोट ही गिनने उनके ना, तो उनको असलियत नजर आ जाएगी, दोबारा इस तरह की बात नहीं करेंगे। आप लोगों को, इस कौम को, यूथ को नासमझ समझते हैं, नालायक समझते हैं, गुमराह समझते हैं, लेकिन इतने गुमराह वो फिर भी नहीं हुए कि बिलावल भुट्टो को अपना वज़ीर आज़म बनने। समझती हैं सनम कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बन जाते हैं और बानी पीटीआई का मुकाबला कर पाएंगे, या उनकी शोहरत ज़्यादा है बानी पीटीआई से? खान साहब का किसी से कोई मुकाबला नहीं है। और ये जो कल के बच्चे हैं जो अपने बाप का नाम तक अपने साथ नहीं लगा सकते, इनको अपने नाने का नाम इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी को अपने बाप का नाम इस्तेमाल करना, इनका अपना खुद का नाम तक नहीं है, तो ये क्या खान साहब से मुकाबला करेंगे? पीपल्स पार्टी तो कहती है कि हमने कुर्बानियां दी हैं। देखिए, खान साहब ने अकेले अपनी पार्टी बनाई है, उस अकेले ने अपनी पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया है। सारा वोट सिर्फ आज भी उसके नाम का है। कैंडिडेट कौन है, क्या निशान है, कहां से है, किस इलाके का, लोगों को इससे कोई गर्ज नहीं है। वो सिर्फ के नाम पे वोट देते हैं। इनको जानता कौन है? एक अपने नाना के नाम पे वोट लेता है, दूसरी अपने पापा के नाम पे वोट लेती है। इनके अपनी खुद की शनाख्त क्या है? यानी कि मुश्किल है, ऐसा ही है कहने का मतलब ये है। कंपैरिजन, आप कंपैरिजन करें, कंपैरिजन ही नहीं बनता, मुकाबला ही नहीं बनता ना। आपस में तो ये बच्चे खेलते रहे, खान साहब से इनका कोई कहते नौजवान है, मुकाबला करेगा बिलावल भुट्टो। देखिए, मुकाबला तो फिर मेरा लीडर कर रहा है ना। जेल में आपने उसको इसीलिए रखा था ना कि वो शायद भाग जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, प्लेटें चम्मच गिर जाएंगी, हार्ट अटैक होंगे, मगर वो बैठा मुकाबला कर रहा है ना। इन जवानों से बहुत बेहतर है जो सारी जिंदगी भागते रहे हैं। मंजूर वसान साहब कहते हैं कि जी अब पीटीआई के लिए 2025 अच्छा नहीं है, पेशन गोइयाँ किए हैं। मैं ख्याल आप तो सियासतदान के साथ साथ पेशन गोइयाँ भी कर रहे हैं। वो तो अब सारे लोग कि पीटीआई का जो नाम निशान वो ख़त्म हो गया, पीटीआई के पास कुछ नहीं बचा अब। देखिए, ये ख्वाब बहुत लोगों ने देखा कि पीटीआई खत्म हो जाएगी, उस पर कांटा लग गया और ये नहीं बचेगा, वो नहीं बचेगा। देखिए, किस्मतें जो है ना, अल्लाह हमेशा नियतों की मुराद देता है। और किसके नसीब में कितनी इज्जत है और कितनी जिल्लत है, ये फैसला अल्लाह ने करना है। इंसान मेरे ख्याल से भूल गए हैं कि ये रिस्क है, जो जान है, ये अल्लाह के हाथ में है ना। तो अभी वो चाहते हैं कि अपने हाथ में हम फैसला ले लेंगे, जी हम डिसाइड करेंगे इसको कितनी इज्जत मिलनी चाहिए, कितनी नहीं, इसके नसीब में कितनी जिल्लत। आप मतलब सारा कुछ करके तो देख लिया है, कितने 200 केस बने हैं मेरे ख्याल से। तो जब तब नहीं उसका कुछ कर सके तो अभी उसकी पार्टी को कहाँ खत्म कर लेंगे? नून लीग तो मुखालिफ थी तहरीक इंसाफ की। पीपल्स पार्टी के अब दिन ब दिन बयान आते रहते हैं और तहरीक इंसाफ के मुखालिफ क्या क्या कहेंगे इसके हवाले से? जब इन्होंने इलेक्शन लड़ना था तो ये दोनों एक दूसरे से कुश्ती करने पे लगे हुए थे, लोगों को बेवकूफ बना के, एक दूसरे को गाली गलोच करके, मुकाबलेबाजी में करके, तब इस तरह वोट लेने के चक्कर में थे। लेकिन अवाम भी अब 1980 वाली आवाम नहीं है, उसके पास शाऊर है, उसको पता है कि इलेक्शन से पहले इनकी ये ड्रामेबाजी चलती है, उसके बाद फिर ये अपने सारे केसेस बचाने के लिए एक है। और फिर सबने देखा कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जो इलेक्शन से पहले एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, उन्होंने मिलकर हुकूमत बना ली, पीडीएम 2 बनी। तो वो तो सबने इनकी ड्रामेबाजियां देख ली हुई हैं और लोग अब समझते भी हैं, और इसलिए इनके झांसे में लोग आए भी नहीं ना। इन्होंने बहुत कोशिश करके देख ली पर बयानियां नहीं बना सके ना। ये तो कहते हैं कि जी हम अपनी ताकत के जरिए आए हैं और वोट दिया, अवाम ने अपने वोटों पे आए हैं, किसी का सहारा नहीं लिया हम लोगों ने। देखिए,
8 फरवरी को अगर ये अपने वोटों से आए होते तो इनको इंटरनेट बंद नहीं करना पड़ता, हर बंदा जो है वो फॉर्म 47 इनको तैयार नहीं कराने पड़ते, फॉर्म 45 का हर बंदा अदालतों में लेकर गया हुआ है, केस तक नहीं चल रहे। क्यों नहीं चल रहे? आप सुने ना, आप देखें, अगर आप जायज तरीके से आए हुए हैं, आपने जाली फॉर्म 47 नहीं तैयार करवाए तो फॉर्म 47 मैच करा लें, देख लें, मुकाबला कर लें किसका क्या नहीं है। देखिए, आवाम को ना बेवकूफ समझना अगर आप बंद कर देंगे ना तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। आप समझती हैं कि अवाम अब समझदार हो चुकी है, अवाम किसका साथ दे रही है अब? देखिए, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अभी की आवाम जो है ना वो अपने हक की बात करना जानती है, वो अपनी पसंद बताना जानती है, वो अपनी मर्जी बताना जानती है। अभी पहले से 70-75 सालों में जो मर्जी होता रहा इस मुल्क में, अभी आज का नौजवान आप उसको चाहे जो कहें कि गुमराह है या इल इन्फॉर्म्ड है या अकल नहीं है या ना समझ है, लेकिन वो आपको अपनी पसंद बता रहा है और आपको चाहिए उसकी पसंद का आप एहतराम करें। ये भी तो कहा जाता है कि गुमराह किसने किया है? तहरीक इंसाफ ने गुमराह किया अवाम को, गलत बयानियां फैलाकर, गाली गलौज का वाला बयानियां फैलाकर, ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ की देखिए, खान साहब तो नहीं कहते रहे कि मैं इसको सड़कों पे घसीटूंगा, मैं इसका पेट फाड़ के पैसे निकाल लूंगा। ये खान साहब ये बातें नहीं करते रहे कि मैं अपनी माँ का तुखम नहीं कर छोड़ूंगा, नहीं। या खान साहब किसी की तस्वीरें जहाज से नहीं फेंकवाते रहे या अखबारों में छपवाते रहे, ये काम खान ने नहीं किया हुआ ना। खान ने सिर्फ आपको जिस चीज से मसला है वो बोलने से है। खान ने इस कौम को बोलना सिखाया कि अपने हक की बात करो। अगर आपको कोई गूंगी बहरी कौम चाहिए थी जो कोई जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह आपके पीछे पीछे इशारों पे चलती, तो वो एक अलग बात है। अगर आज की नस्ल आपको सिर्फ इसलिए बुरी लग रही है कि वो आपकी मर्जी की बात नहीं कर रही, तो मुझे तो आपकी अकल पे मातम करने का दिल चाहता है। कौन चाहेगा ऐसे लोग कि जिनके मुंह में जुबान ही ना हो, जो गूंगे बहरे हों? आपको क्यों इस चीज की खुशी नहीं है कि आपकी नई यूथ जो है वो अपनी अकल इस्तेमाल कर रही है, अपनी मर्जी इस्तेमाल कर रही है? आप एहतराम करें उनकी चॉइस का, आपने क्यों नहीं करना एहतराम? इलेक्शन होता है सनम जावेद, आप हिस्सा लेंगे इलेक्शन में? मैं बिल्कुल हिस्सा लूंगी जी, क्यों नहीं लेंगी जी? जो हर किसी का हक है। कहाँ से लड़ेंगी इलेक्शन आप? मैं जहां से जी मरियम बीबी इलेक्शन लड़ी होंगी वहीं से लड़ूंगी इलेक्शन। मरियम का मुकाबला सख्त हो जाएगा आपके साथ? तो नहीं जी, उनका कोई मुकाबला सख्त नहीं दो खवातीन आमने सामने होंगी और हो सकता है कि आप ही वज़ीर आला पंजाब हो जब पीटीआई अगर जीत जाएगी इलेक्शन। तो देखिए, वज़ीर आला पंजाब बनना वो कोई इशू, वो मेरे लिए कोई मेन वो नहीं है बात। मेरे लिए मसला ये है कि अगर आपको ये लगता है कि जी मैं क्योंकि 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर की बेटी हूं, मैं कोई पापा की परी हूं कि मेरे पास तो सारे राइट है, मैं तो इलेक्शन लड़ भी सकती हूं, इनको जेलों में पकवा दो, ये इलेक्शन ना लड़ सके। तो डॉक्टर यास्मीन राशि ने जेल में बैठे इलेक्शन हराया आपके वालिद को, आलिया हमजा ने जेल में बैठे इलेक्शन हराया आपके भाई को, और मैं भी अगर आप अपना पूरी टीम आपने मेरे पीछे नहीं छोड़ी होती और मेरे पेपर्स जल्दी एक्सेप्ट होते तो मैं आपके अगेंस्ट लड़ती। हारी तो खैर मेयर शराफत से भी हुई है ये, मगर मेरे से भी हारती, और इंशाल्लाह आगे भी जहां लड़ेंगी इनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ेंगी। अब आप जो आपकी रिहाई जो हुई सनम, कानून आइन के मुताबिक रिहाई हुई आपकी, पीटीआई क्यों कहती है कि जी अदालतें इंसाफ नहीं देती? अगर अदालतें इंसाफ ना देती तो आप यहाँ पे ना बैठती मेरे सामने। देखिए, इंसाफ की जब हम बात करते हैं तो जो दहशतगर्दी अदालत है ना, उसका मकसद है स्पीडी ट्रायल। हम नहीं है जिन्होंने चलान बना के पेश करने हैं ना, पुलिस का काम है। अगर आप 2 साल में केसेस के चलान पेश नहीं कर सके हैं, आप एविडेंस नहीं दे सके, इसका मतलब आपके पास कुछ नहीं है। तो अगर किसी को बगैर एविडेंस के आपने 2-2 साल से अदालतों में रखा है, आप जमानतें नहीं होने दे रहे। हमारी तो जमानतें हुई है ना, अभी तक कंफर्म नहीं है, हम हर पेशी पे जा रहे हैं। किसी एक पेशी पे नहीं जाते हैं तो हमारे वारंट निकल आते हैं। 4 लड़के जिनकी सुप्रीम कोर्ट में हमारे गई हुई है जमानत, वहां पे डेट नहीं लग रही, बेंच नहीं बैठता, और जिनको 51 को सजा हुई है गुजरावाला में, 6 महीने से वहां पे उनका हाई कोर्ट में बेंच नहीं बन रहा कि आगे उनकी जमानतें सुनी जा सकें या सजाओं पे उनके दोबारा केस सुना जा सके। तो ये कौन सा इंसाफ है बताएं? अभी तक कितनी खवातीन में जो जेल में अभी तक? अभी जेल में सिर्फ डॉक्टर यास्मीन राशिद और बुशरा बीबी हैं। ठीक है, डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप उनकी एज देखें, उनकी बीमारी देखें, उनकी तो मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत बन जाती है। नहीं, ये भी सुनने में तो आता है ना, सुनने में ये भी तो आता है डॉक्टर यास्मीन को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है जेल में। सच है? आप तो उनके साथ रह के आई हैं। देखिए, हम सब इकट्ठे रह के आए हैं। जो ये बातें करते हैं वो कैसे भूल जाते हैं कि हमने सिर्फ जेल नहीं काटी, हम उस बीबी के अंडर हमने जेल काटी है जिसका सब जानते हैं, जो एक कीना परस्त औरत है, जो बदले लेने पे बिलीव करती है, हमने उसकी अंडर जेलें काटी हैं। हम पंजाब की जेलों में रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे साथ जेलों में क्या क्या सलूक होता रहा होगा। नहीं, मरियम तो अक्सर कहती है जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या किसी सेमिनार में जाती हैं, वो तो कहती हैं जी मैंने तो जेल में जाके बड़ा कुछ सीखा, अब इनके साथ हो रहा है, जो इन्होंने किया वो भुगत रहे हैं, वो तो जो हमने किया था हमने भुगत है और वापस आ गए। नहीं, उन्होंने जेल में जाके क्या सीखा? बाथरूम धोने और फ्राई पैन से कपड़े इस्त्री करने सीखे। देखिए, हमने ये सिंपैथी से इकट्ठी करने के लिए ड्रामेबाजियां नहीं की हैं। हम वहां पे आपने खवातीन को जेलों में डाला है दहशतगर्दी के केस बना के, जो पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हुआ होगा कि आपने बगावत, जंग, रियासत पे हमले के केस करके खवातीनों को जेल में बंद किया होगा। आप करप्शन केसेस में गई थी, आपके नाम पे अगर जायदादें थी या टीटियां थी या जो भी अकाउंट्स थे वो किस तरह थे वो आपने बताना था। अगर आप नहीं बता सकी तो आपने जेल ही जाना था, उसमें किसी ने बदला नहीं लिया। ये केस आप पे खान साहब ने नहीं बनाए थे ना, तो आप ये नहीं कह सकती कि हमने आपको जेल में भेजा था, हमने ये केस नहीं बनाए थे। फर्ज करें इलेक्शन होते हैं और आप जीत जाती हैं और बानी पीटीआई कहते हैं कि जी सनम जावेद खान को वज़ीर आला पंजाब बना दें,
مریم نواز بھی تو ہے نا, ٹھیک ہے, اور دوسری پاکستان کی وزیر اعلیٰ پنجاب صنم جاوید بن جاتی ہیں. صنم جاوید اپنا بدلہ لیں گی یا پھر سب کچھ معاف کر دے گی, اللہ پہ چھوڑ دے گی؟ دیکھیے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کرنے کے بعد کس طرح معافی کی امید رکھ سکتے ہیں. مطلب خان صاحب تو وہ اور ٹائپ کے ہیں نا, وہ تو ان کا دل اور ٹائپ کا, وہ کہتے ہیں کہ جی میں معافی دوں گا, لیکن جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے. معافی سے ہی آئیں گے صنم. بریک کا ٹائم ہے, ناظرین شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے معافی کے حوالے سے, تو آپ کیا کہنے تھی صنم, آپ کنٹینیو کریں. آپ دیکھیں, میں خان صاحب کی بات اور ہے, وہ معافیاں دینا چاہتے ہیں وہ دیں, وہ ہر دفعہ ہی کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ زیادتی ہیں میں اس پہ معاف کروں گا, لیکن جو آپ نے خواتین کے ساتھ کیا اس پہ آپ کی معافی نہیں بنتی. جس طرح خواتین کو ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی گئی, ڈرانے دھمکانے کی, جیسے ان پہ کیس بنائے گئے, جیسے ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, جیسے ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا, جیسے ان کے دوپٹے کھینچے گئے یا ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا گیا, اس کی معافی نہیں بنتی ہے اور اس کی معافی ملنی چاہیے بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ایک طے کرنا پڑے گا کہ آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں, جب آپ بولتے ہیں کہ جی مائیں بہنیں بیٹیاں سانجھی ہیں, اسلام میں اللہ نے عورت کو ایک رتبہ دیا ہے جو اسلام سے پہلے عورت کے پاس نہیں تھا. یہ میرے مذہب نے, میرے اللہ نے دیا ہے نا, تو آپ چھیننے والے کوئی نہیں ہوتے. جب آپ یہ بولتے ہیں تو آپ کو صرف باتیں نہیں کرنی ہے, کیونکہ باتیں دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں, آپ نے عمل کرنا ہے ان پہ, آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے خواتین کو کیا کیا عزت دی ہے. صنم جاوید کے مخالفین کیوں ہیں اپنی ہی پارٹی میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی صنم جاوید کیا تھی, کچھ بھی نہیں تھی, وہاں پہ بھائی اور ٹک ٹاک بنایا اور فیمس ہو گئی, اب سب سے زیادہ ان کو پروٹوکول دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے پارٹی کے کچھ لوگ ہیں یہ کہتے ہیں, تو کیا وجہ ہے, کیوں یہ جیلس ہو رہے ہیں یا پھر کیا وجہ ہے اس کی؟ نہیں, وہ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. اب پروٹوکول مجھے ویسے کون دے رہا ہے؟ جب آپ جیل سے رہا ہوئیں اور آپ کے پی میں گئیں, کے پی میں پروٹوکول ملا. کے پی میری پارٹی ہے نا, کے پی جو ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے نا, تو میری پارٹی ہوئی. تو اگر کسی کو اعتراض ہے کہ پروٹوکول کیوں, تو پی ٹی آئی دے رہی ہے, میری پارٹی دے رہی ہے. دیکھیں جمہوری پارٹی ہے, کوئی ڈکٹیٹرشپ تو ہے نہیں, ہر کسی کا اپنا اوپینین ہے. اگر اعتراض ہو رہا ہے تو میری پارٹی سے ہو رہا ہے, اگر پروٹوکول ہو رہا ہے تو میری پارٹی سے ہو رہا ہے, تو بس ٹھیک ہے, دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. کیوں کر رہے ہیں, وجہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے جس طرح جیلیں کاٹی ہیں, لوگ امید نہیں کر رہے تھے کہ یہ ایسے جیلیں کاٹ جائیں گی. ہمیں ہر کوئی بھی کہتا تھا کہ کہ کیسے کر لیا انہوں نے, یہ کیسے گزار لیا یہ سارا ٹائم انہوں نے, اور یہ کیسے ہنستی مسکراتی آ جاتی ہیں, یہ ڈری نہیں, یہ گھبرائی نہیں, کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں نہیں دیکھی ہوئی تھی, سب کو پتا ہے. تو لوگوں کو شاید وہ چیز ہضم بھی نہیں ہوتی کہ جو لوگ اسپیشلی جو چھوڑ گئے, جو پریس کانفرنس کر گئے, جو بھاگ گئے یا چپ گئے. ابھی اپنے وہ میں کہوں گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, دیکھیں کچھ لوگوں کے تو حالات ویسے ہی بہت مشکل تھے نا, بہت گھروں میں مفروری کاٹنا بھی آسان نہیں تھا, در بدر گھومنا بھی آسان نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو شوقیہ ہی چھوڑ گئے, مطلب ان کے لیے پھر وہ یہ باتیں کرنا آسان ہے نا کہ جی ہم تو نہیں کر سکے, تو اگر انہوں نے کر لیا تو یہ تو ایسی, آپ بھی آ کے جیلیں کاٹ لیتے نا. آپ ہم تو 14 مہینے 15 مہینے گزار گیا, 15 دن ہی گزار لیتے, کیا ضرورت تھی پریس کانفرنسز کرنے کی؟ پھر نہ کرتے, ہمت کرتے ہیں نا. پھر اگر آپ کو بھی آفر کروائی جاتی ہے صنم کہ آپ کو اتنا پیسہ دیا جاتا ہے اور آپ پی ٹی آئی کو اللہ حافظ کہیں, آپ کو ایک بڑی سیٹ دیتے ہیں اور بڑے عہدہ دیتے ہیں, آپ کو بٹھاتے ہیں عہدے میں, سرکاری عہدے پہ, تو آپ کیا ایکسیپٹ کریں گی؟ آپ دیکھیں یہ پیسے اور یہ عہدے یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. میں تو ابھی مجھے جیل سے باہر آئے بہت ٹائم ہو گیا, میرے پاس ابھی کون سا عہدہ ہے, میں کسی گروپ میں نہیں ہوں, میں ابھی تک کسی عہدے پہ نہیں ہوں, نہ مجھے اس کی کوئی فکر ہے کہ کسی عہدے پہ ہیں یا نہیں ہے. پیسے بھی ہمارا مسئلہ نہیں ہے. ابھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ہمیں کسی ہماری پسند پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. ہم آزاد شہری ہیں, آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں, اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت قربانیاں دی. تو اگر ہم نے غلامی کرنی تھی کسی کی تو پھر ہمیں اس محنت کی ضرورت نہیں تھی نا. تو ابھی ہم آپ کو اپنے صرف حق کی بات بتا رہے ہیں, آپ کو بدتمیز لگیں یا جو بھی لگیں, گمراہ لگیں, مگر ہم صرف ایک سادی بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہماری مرضی کے مطابق اپنے کینڈیڈیٹ چننے دیں, اپنے منتخب نمائندے چننے دیں. یہ ہمارا حق ہے نا. ہم جس کو مرضی وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہیں, جس کو مرضی وزیر اعظم دیکھنا چاہیں, یہ ہماری مرضی ہے. آپ ہمیں مت بتائیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم اپنی مرضی کی بات چاہتے ہیں بس. صنم جاوید کے والد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ثوابی جلسہ تھا اور صنم کے جو والد ہیں وہ بھی وہاں پہ گئے, اور ان کا کیا کام پی ٹی آئی میں؟ صنم جاوید تو ٹھیک ہے, انہوں نے ایک مار کھائی, جیل کاٹی, ان کا بنتا ہے, اور وہ تو پیپلز پارٹی سے ہیں, تو ان کا بنتا نہیں جانا پی ٹی آئی میں, تو وہ کیوں کہ ہیں؟ میرے والد تو کبھی کسی پی ٹی آئی کے کسی اس میں جلسے میں نہیں گئے, کبھی کسی ایونٹ میں نہیں گئے, بلکہ جب ان کو نظر بندی میں بند کیا تو میں ان کو یہ بول رہی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کا کوئی پروٹیسٹ ہونے والا ہے, اس کے اندیشے کے طور پہ میرے والد کو کیسے بند کر سکتے ہیں؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے ممبر ہیں, ان کی طرف سے کنٹیسٹ کرتے رہے ہیں, پی ٹی آئی سے ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیونکہ انہوں نے ان کو جیل میں اٹھا کے بند کرنا تھا, نظر بندی ان کی کرنی تھی, تو یہ بہانہ دیا کہ جی یہ بھی بیٹی کے ساتھ احتجاج میں جائیں گے. حالانکہ میرے ابو تو کبھی کوئی ایک فوٹیج, کوئی ایک ویڈیو, کوئی ایک تصویر دکھا دیں ان کی کہ کبھی ہمارے ساتھ
साथ किसी गए ये फिर झूठिया बयानियां जो है सिर्फ नजरबंदी अपनी जायज करार देनी थी, तो उसको जायज कराने के लिए कि जी ये भी प्रोटेस्ट में जाएंगे, जी ये भी हंगामा राई कर सकते हैं जी, ये पीटीआई की तरफ से। मतलब वो तो घर पे हमारे पीटीआई को सपोर्ट करने में इतनी हंगामा राई करते रहे हैं, उन्होंने पीटीआई के जलसे में क्या जाना था। जब आप गिरफ्तार हुई और आप समझती हैं कि आप वहाँ पे मौजूद थी जहाँ पे तोड़ फोड़ की गई? जी हम घर के अंदर तो मौजूद नहीं थे, लेकिन बाहर हम बिल्कुल मौजूद थे। क्यों मौजूद नहीं थे? वो जो फोटोज वगैरह आई हैं वो किसकी थी फिर? देखिए हम तो ये पूछते रहे हैं ना कि अगर आप हम तो इस चीज से घबराते ही नहीं है। मैं तो उनको बार बार कहती हूँ कि अगर मेरी कोई फुटेज है ना आपके पास कि मैं घर के अंदर घूम फिर रही हूँ, चलने तोड़ फोड़ भी नहीं कर रही, घर के अंदर ही गई हुई हूँ अगर, तो आप मुझे जरूर दिखाएं, मैं देखना चाहूंगी। अगर आप मुझे ये कहें कि जी आप बाहर तो खड़ी थी, जब आप आ रही थी आपके हाथ में एक स्टिक थी, मैंने अगर उस स्टिक से किसी का मुंह तोड़ दिया और आपके पास फुटेज है तो मुझे दिखाएं। मैंने उससे किसी को मार दिया तो आप मुझे दिखाएं। मेरे हाथ में तो अगर मेरे हाथ में गन भी हो, मैंने जब तक किसी को मारा नहीं कहा मेरे पे कत्ल का मुकदमा कर देंगे। तो इस तरह नहीं होता ना। अब हम आपसे सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं कि हमें दें, आप कह रहे हैं जो आप घर के बाहर खड़ी थी, तो खड़ी थी भाई, घर के बाहर खड़ा होना मना है, वो नोगो एरिया तो नहीं था। अब मैं आपसे पूछूंगी आप एविडेंस दें, तो आप इंटरव्यू दे रही थी, आप ऐसे बोल रही थी, तो बोलने पे आप लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे कर देते हैं, बगावत के जंग के पर्चे कर देते हैं कि जो उकसा रही थी। इस तरह तो नहीं होता। मतलब ये तो जो हमारे पे केसेस बनाए वो देख के मुझे हंसी आती है कि आप खवातीन को आपने ऐसे, और जिस दिन पूरा इंटरनेट ही बंद था, 9 मई को तो सारा इंटरनेट ही बंद था, सब कुछ बंद था। तो जो फुटेजेस भी लगे हैं वो 2-2, 3-3 दिन बाद जाके वायरल हुए हैं। और उन वीडियोस की बिना पे कि आपने लोगों को उकसाया, आप हमें 15-15 महीने जेलों में रखें, जो फुटेज उस दिन लगी ही भी नहीं है। तो अभी आप देना अदालतों में एविडेंस। जेल से बाहर आके कैसा फील हो रहा है? एक परिंदों को बंद किया जाता है तो वो बेचारे के जो पर होते हैं वो बिल्कुल ही क्लोज हो जाते हैं। तो सनम जावेद माशाल्लाह इतनी थी, एक्टिव थी, मैं खुद मैंने इंटरव्यू की है वहाँ पे ज़मान पार्क में, बहुत एक्टिव थी, और जेल में चली गई। जेल से बाहर आके कैसा फील हो रहा है? देखिए फिलहाल तक तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा हमारे पे इतने, क्योंकि मतलब अभी इतने केसेस हमारे पास कि हमारी पेशियां ही खत्म नहीं होती हैं। अब हर दूसरे दिन एक पेशी होती है, हर दूसरे दिन एक जेल ट्रायल होता है, और डिफरेंट शहरों में होता है। मेरे तो पिंडी में भी, और मेरे तो सरगोदा में भी, लाहौर में भी। मुझे तो केसेस से ही फुर्सत नहीं मिलती। मेरे ख्याल से मैंने आपको भी कुछ 6 दफा टाइम मिलने के बाद किया, क्योंकि कहीं ना कहीं पेशी होती है मेरी। तो अभी तो हमें ये टाइम ही नहीं मिल रहा है कि हम सोचें कि जी लाइफ का क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अभी हम सिर्फ अदालतों में जा रहे हैं। सनम, पहले की लाइफ और अब की लाइफ क्या सीखा सियासत में आके? पहले आप सियासत में नहीं थी, वैसे जाती थी जलसों में, ठीक है, टिकटॉक बनाती थी, वीडियोस वगैरह अपनी बनाती थी। अब आप प्रॉपर एक सियासत में आ चुकी हैं, पीटीआई आपने ज्वाइन की है। सियासत में और नॉर्मल लाइफ में क्या फ़र्क देखा आपने? देखिए नॉर्मल लाइफ में तो हम अपनी लाइफ में हम बिजी थे। अपनी नॉर्मल एक रूटीन है, बच्चों को स्कूल भेजा, फ्रेंड्स के साथ चले, घूमा फिरा, शॉपिंग की, खाया पिया, होटलिंग, ये वो। अभी तो बहुत टफ है लाइफ, क्योंकि लोग आपको, अब जैसे हम जेलों से भी आते थे तो लोग हमसे कहते थे कि आप इस तरह आती हैं ना तो हमें, आप हंसते मुस्कुराते आते हैं, हमें बड़ा हौसला मिलता है। तो अभी हम ये चीजें देखते हैं, सुनते हैं, तो ऐसे मतलब जिम्मेदारी है बहुत हमारे ऊपर फिलहाल ना, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत उम्मीदें हैं हमारे से। और अभी क्योंकि हमारा लीडर ही, हमारा मेन मसला ये है कि हमारा लीडर अभी तक जेल बैठा हुआ है। तो जिंदगी भी मुश्किल इसलिए है क्योंकि जब तक खान साहब बाहर नहीं आते हमारे लिए आसानियां नहीं है। हम तो अपने केसेस के अलावा, जो खान साहब, बुशरा बीबी जेल में है, जो सारे मेन लीडरशिप जेल में है, तो ये प्रोटेस्ट हैं, रैलियां हैं, जलसे हैं, कैंपेन है, तो लाइफ बहुत बिजी है। और लोगों से मिलना है तो लोगों की ज़ाहिर परेशानियां भी हैं, शिकवे भी हैं। तो अब हम देखते हैं तो सुनते हैं कि इतने मसाइल हैं हमारे मुल्क में, और लोग कहाँ, ये जो हुक्मरान है या जो ये ताकतवर हल्के हैं, ये कहाँ देखे हैं? आपका सारी यूथ, आपका सारा ब्रेन मुल्क से बाहर जा रहा है, आपको परवाह ही नहीं है। आपके बच्चे प्राइमरी स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, बेसिक एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, आपको परवाह ही नहीं है, आपको पढ़ी ही नहीं है। कोई बाहर मुल्क आप पे एतबार करने को तैयार नहीं है। आपके क्या हालात हैं आप देखें। इंडिया देखें, अभी ट्रंप से देखें मुलाकात हुई है उनके नरेंद्र मोदी साहब की, और हमारे कहाँ हैं? मतलब आपकी क्या, आप दुनिया में कहाँ रह गए हैं और बाकी मुल्क कहाँ जा रहे हैं? ट्रंप से याद आया मुझे, खान ने भी नारा लगाया था कि हम गुलामी ना मंजूर, गुलामी ना मंजूर। तो जब ट्रंप ने हल्फ बर्दारी थी, उससे पहले भी एक नारा लगाया गया था कि जी ट्रंप जैसे आएंगे तो बानी पीटी आएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और ट्रंप ने काफ़ी बंदों का नाम ही भेजा था शिरकत के लिए। तो पीटीआई एक तरफ से ये नारा लगाती है, दूसरी तरफ से फिर देखिए खान ने अगर कभी ऐसी कोई बात की है कि मुझे कोई और बचाएगा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। खान तो हमेशा ये बात करता रहा है कि अदालतों को आप काम करने दें। अगर आप अदालतों को आज़ादाना काम करने देंगे, अगर आप जजेस को प्रेशराइज नहीं करेंगे, उनको धमकियां नहीं देंगे, उनको ब्लैकमेल नहीं करेंगे, मैं अपने केस लड़के बाहर आ जाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। अगर आप अदालतों को भी बाउंड करना चाह रहे हैं तो फिर बाहर आना जरा मुश्किल है। तो उसने तो कभी ये उम्मीद रखी नहीं किसी से, वो तो कभी किसी की बात करता ही नहीं है, वो तो अपने इदारों को ठीक करने की तो बात बाहर करता कब आएंगे? अंदर की खबर क्या है? जब बड़ी कुर्सियों पे बैठे लोग हिम्मत कर लेंगे। कोई डील वगैरह हो रही है, नहीं हो रही? डील की देखिए जरूरत ही नहीं है ना। जिस टाइप के केसेस बने हुए हैं, अगर सिर्फ अदालतें काम करना शुरू कर देंगी तो केसेस तो 2 दिन नहीं चल सकेंगे, वो अदालतों के थ्रू ही बाहर आएंगे। बस जजेस को हिम्मत करनी पड़ेगी।
ججز کی مدد کرنی پڑے گی. چیف جسٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان، کیا سمجھتے ہیں کہ باہر لے آئیں گے اس کو؟ دیکھیے چیف جسٹس صاحب جو اب آئے ہیں، میں تو ان سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ 2 سال میں جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے، 2.5 سال میں، 9 مئی سے پہلے بھی ایون آپ اس کو دیکھیں تو صحیح، آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. آپ ان کیسز کو دیکھیں، خواتین کے ساتھ جو کیا گیا ہے. ابھی جو ڈاکٹر یاسمین جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں، بشرا بی بھی جیل میں بیٹھی ہوئی ہیں، ایٹ لیسٹ خواتین کا لحاظ کرتے تو آپ دیکھیں نا ان کیسز کو. آپ نے ایک لیڈر سے تو چلے بدلہ لینا تھا، لیکن خواتین کو تو کافر مشرکین کی بھی خواتین اور بچوں کے ساتھ نہیں یہ سب کرنے کا حکم ہے جو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں. کم از کم ان کے کیس تو دیکھیں. عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ صنم جاوید ایسے بہت بڑی بندی بنتی ہے، بڑے نعرے لگاتی ہے ٹویٹر کے اوپر، یہ کرتی. جب یہ خود باہر نکلی ریلی لے کے تو صنم جاوید کے ساتھ تو لوگ نکلے ہی نہیں ہیں اس بار. تو ان کو دیکھیں، یہ تو اس میں تو کوئی پریشانی والی بات ہی نہیں ہے. اگر ہمارے ساتھ لوگ نہیں نکل رہے ہیں تو آپ 144 کیوں لگا رہے ہیں؟ اس دن نکلے تھے لوگ کہ نہیں نکلے تھے، بعد میں بات کریں گے. بریک کا ٹائم ہے، اس پہ یعنی شامل کرتے ہیں بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عظمہ بخاری کے حوالے سے. صنم جاوید کے ساتھ ریلی میں لوگ نہیں نکلے، وجہ کیا بنی؟ صنم، لوگ کیوں نہیں نکلے، کیا وجہ بنی؟ دیکھیے، اگر آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ لوگ نہیں نکلے تو آپ سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ 144 کیوں لگاتے ہیں؟ آپ ہمارے ساتھ تو لوگ نہیں نکل رہے نا، آپ جلسے کی اجازت دیں نا، کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ہم عدالتوں میں جا کے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، ڈی سی صاحب مکر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں میں تو نہیں اجازت دے رہا. کیوں؟ حکومت دے نا اجازت. ہمارے ساتھ تو لوگ نہیں نکل رہے نا، اور نہیں نکلیں گے. آپ دیں. آپ کیوں ریڈ کرتے ہیں ہمارے گھروں پہ؟ جلسے کی اجازت اس لیے نہیں دی جاتی کہ پرامن لوگ نہیں ہیں، دہشت گردی پھیلاتے، اس لیے جلسے کی اجازت نہیں دی جاتی پی ٹی آئی کو. جی دیکھیں جی، 9 مئی سے پہلے، یہ 9 مئی کا بہانہ کر کے کہتے ہیں نا، 9 مئی سے پہلے خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہم نے تو نہیں کیا نا. ایک ایکس پرائم منسٹر کے گھر کا بھی پروٹوکول تھا نا، اس پہ ہم تو نہیں گھس گئے. ہائی کورٹ پہ حملہ کر کے ایک ایکس پرائم منسٹر کو ہم نے تو گریبان سے گھسیٹ کے نہیں نا پکڑا. 23, 24, 25 مئی کو جو ڈاکٹر یاسمین کی گاڑی توڑی، جو ان پہ حملہ کیا، وہ ہم نے تو نہیں کیا نا. اس سے 9 مئی سے پہلے کیا ہوا تھا جو آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ 9 مئی کا تو ایک بہانہ چلے آپ نے اٹھا لیا نا. 9 مئی میں بھی پی ٹی آئی کے لڑکے تھے جو شہید ہوئے تھے نا. آپ کا اگر کوئی ہوا تھا تو بتائیں. تو وہ تو آپ نے ایک بیانیہ بنانے کے لیے کی نا بات. اگر ہم اتنا توڑ پھوڑ کرنے والے ہوتے تو ہم ہی سارے نہیں نا جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے. تو اگر آپ کو یہ ہے کہ لوگ ہمارے بیانیے کو نہیں کوئی بائی کر رہے، یا وہ ہمارے ساتھ نہیں، ہماری سپورٹ میں نہیں کر رہے، تو آپ ہمارے گھروں پہ ریڈ کرنا بند کریں، آپ ہمیں پرچے کرنا بند کریں، ہماری نظر بندیاں کرنا بند کریں. آپ بھی دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا سمجھتی ابھی بھی آپ کے اوپر نظر ہے پولیس کی؟ ابھی بھی ریڈ وغیرہ ہوتے رہتے ہیں گھر میں کہ نہیں؟ ہم نے تو جی گھر ہی بدل لی ہیں. ہم میں سے تو میرے خیال سے کوئی بھی اب اپنے گھروں میں رہتی ہی نہیں ہے. سبھی خواتین نے باہر نکلنے کے بعد سب سے پہلے اپنے گھر ہی بدلے ہیں، کیونکہ پولیس نے ہمارے گھروں کو اپنا گھر ہی سمجھ لیا تھا. روز ہی تشریف لے کے آ جاتے تھے. تو ابھی میرے خیال سے وہ ہمیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہم کہاں رہ رہے ہیں. جب آتے ہیں تو پھر ان کے کھانا وغیرہ کھلایا کریں، چائے وغیرہ پلائی کریں. نہیں، جب وہ آتے ہیں پھر وہ آگے کہہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا جی ہم تو بڑے مجبور ہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر. ابھی یہ اوپر کون ہے؟ یہ اوپر والا ہی پوچھے اس کو جو اوپر ہے. تو ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. ابھی جب آتے ہیں تو وہ ایسے مظلومیاں جھاڑتے ہیں کہ بندہ. کیپٹن صفدر نے بڑے عرصے بعد خاموشی توڑی ہے صنم جاوید. وہ کہتے ہیں کہ جی بانی پی ٹی آئی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اگر بانی پی ٹی آئی نہ ہوتے تو آج ہمارا ملک جو ہے نا ترقی کا جاتا، پتہ نہیں کہاں پہ پہنچ جاتا، یورپ کے ساتھ مل جاتا ہمارا ملک. ہاں جی، 3 دفعہ تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہی اب ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں نا. ان کے فادر ان لا تو رہے نہیں ہے نا، اور سارے معاہدے کر کے پھر باہر ہر دوسرے دن بھاگتے. تو خان صاحب بھی رہے ہیں نا، ان کے لیڈر تو نہیں نا بھاگتے رہے جیسے. مطلب وہ تو اسی جیل، وہ تو اسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تو آپ اس پورے سسٹم کو ٹکر دے کے یہیں بیٹھا ہوا ہے. آپ لوگوں نے تو یہ چیز دیکھی ہی نہیں تھی، آپ لوگوں کو تو برداشت ہی نہیں تھی. آپ کو تو غلام قوم چاہیے جو ہاں میں ہاں ملانے والی ہو. آپ کو تکلیف ہی ساری اس بات کی ہے کہ ابھی قوم آپ سے سوال کر رہی ہے. تو بیڑا غرق نہیں کیا اس نے لوگوں کو شعور دیا، اس نے لوگوں کو بولنا سکھایا، عقل دی ہے، اپنے حق کی بات کرنا سکھائی ہے. آپ کو بری لگ رہی ہے کیونکہ آپ کو اپنی جدادیں بنانے کی فکر تھی نا. آج آپ سے عوام رسیدیں مانگتی ہے تو آپ کو بری لگتی ہے. آج آپ کو بتاتی ہے کہ آپ خود کیا کیا زبان استعمال کرتے رہے تو آپ کہتے ہیں بدتمیز بڑے ہیں. ہم تو آپ کو وہی بتا رہے ہیں جو آپ کرتے رہے ہیں. آپ سے آپ کی زبان میں بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بدتمیز بہت ہیں. تو بیڑا غرق اس نے تو نہیں کیا. ہم تو آپ کو صرف آئینہ دکھا رہے ہیں. آئینہ دکھاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں. برا مان جاتے ہیں، اپنی باری پہ برا مان جاتے ہیں. منائے گا کون پھر ان کو؟ پھر آپ لوگ منائیں گے؟ دیکھیں جی، نہ مانے، ان کے ماننے نہیں ماننے کی فکر کسی کو نہیں ہے. ان کو تو یہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ عوام نہیں مان رہی ہے نا. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی لوگ نہیں مان رہے ہیں. آپ بیانیہ نہیں بنا پا رہے ہیں، آپ لوگوں کو نہیں ڈرا پا رہے ہیں، آپ نہیں دھمکا پا رہے ہیں. لوگ تو نہیں اپنے آج الیکشن دوبارہ کرا دیں، آپ پھر ہاریں گے، آپ کو پھر فارم 47 تیار کروانے پڑیں گے کیونکہ آپ لوگ نہیں مان رہے ہیں. آصفہ بھٹو کہتی ہیں کہ جی میں تو ممبر ہوں اسمبلی کی اور تنخواہیں نہیں لیتی. ان کے باپ نے ملک میں چھوڑا کیا ہے؟ سنیں، اگر آپ بن جاتی ہیں ایم پی اے یا کسی سیٹ پہ آتی ہیں تو آپ تنخواہیں لیں گی؟
देखिए जो हलाल तरीकों से आए हैं, अवाम के वोट पे आए हैं, वो तनख्वाहें भी ले लें तो जायज़ हैं। जो जाली तरीकों से अवाम का वोट चोरी करके फॉर्म 47 पे बैठे हैं, वो तनख्वाहें भी हराम खा रहे हैं। वैसे भी उनके वालिद साहब ने मुल्क में छोड़ा क्या है, सारा मुल्क तो वैसे लूट के खा गए हैं, सालों से करप्शन करते आ रहे हैं, महल बना लिए उन्होंने, जायदादें बना ली हैं, उनको जरूरत ही क्या है तनख्वाह की? 3-4 लाख उनके लिए होगा क्या? मतलब जूता भी शायद वो 4-5 लाख से ज्यादा के पहनती होंगी, तो क्या उनको तनख्वाह क्या करनी है? उनको जरूरत नहीं, उन्होंने इतना लूटा हुआ है। जूते वगैरह अगर बात की जाए मरीम नवाज की, तो अज़मा बुखारी का आपने बयान सुना होगा कि 800 रुपए का जोड़ा पहनती है, 1000-1500 वाला, और जूते भी ऐसे ही पहनती है, वो तो इतने पहनती ही नहीं है। देखिए इसलिए तो इनको सोशल मीडिया से इशू है कि जब ये ऐसी कोई बोंगियां मारते हैं तो उसी वक्त पकड़ी जाती हैं। अब मरियम बीबी कौन सा ड्रेस पहनती है, उसी कीमत उसी वक्त आ जाती है, कौन सा जूता पहनती है, कौन सा बैग पहनती है, कौन सा कोट पहनती है, उनके पैसे उसी वक्त आ जाते हैं लिखे हुए, ब्रांड्स भी आ जाते हैं, उनके पैसे भी आ जाते हैं। तो ऐसे खुले झूठ बोलते हुए थोड़ी शर्म करनी चाहिए ना। सियासी इस्तेकाम क्यों नहीं आ रहा? अगर सियासी इस्तेकाम आएगा, खान साहब भी बैठे हैं, ये भी सारे बैठे हैं, सियासी इस्तेकाम आएगा, मुल्क अच्छा हो जाएगा, हमारा महंगाई जो है कम हो जाएगी, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं बैठने को तैयार, क्या वजह है? देखिए खान साहब ने तो कभी नहीं कहा कि बैठने को तैयार नहीं है ना। अगर एक मुल्क के फायदे के लिए तो उन्होंने तो बार बार कहा वो बैठने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अवाम की कोई राय का आप एहतराम ही ना करें, आप उनकी वोट, आप बोले जी चले जो हो गया बस होने दे, इसको खत्म करते हैं, उनका वोट चोरी हुआ है, आप क्यों इसको खत्म करें? आपने जबरदस्ती की हुकूमत मुसल्लत करी है, क्यों लोग इस पे बात ना करें ना? आपसे एक जायज डिमांड कर रहे हैं कि लोगों का वोट चोरी हुआ है, आप उसका जवाब दें, आप उसका जवाब दें और कर लें बातचीत। आपको किसने रोका है बातचीत करने से? हमने तो नहीं रोका हुआ, खान ने तो नहीं रोका हुआ, वो तो कह रहा है हिसाब दो और बातचीत करो। वैसे खान साहब बड़े अब लेटर लिख रहे हैं, और ऐसे इकबाल साहब कहते हैं, नून लीग की आप जानती हैं उनको, कि जी आर्मी चीफ साहब ने तो जितने भी खतूत थे उसका जवाब दे दिए खान साहब को। क्या जवाब दिया उन्होंने? मेरा नहीं ख्याल है, बल्कि मैंने तो बयान सुना था, वो कह रहे थे कि जी मैं तो पढ़ूंगा ही नहीं। हालांकि इस तरह का बयान देना कोई वजह बनती नहीं है कि पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप किसी एक पार्टी के सपोर्टर नहीं है, आपका काम ही नहीं बनता कि आप किसी एक के लिए कहें कि जी मैं तो उनकी बात ही नहीं सुनूंगा या मैं तो उनका लेटर ही नहीं पढ़ूंगा। अगर आपके लिए लेटर आया, आप अगर हर सियासतदान से मुलाकातें कर सकते हैं, अगर आप ताजिरों के साथ मीटिंग में बैठ सकते हैं, सरमायाकारों के साथ मीटिंग में मुल्क की खातिर पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल। अगर आप हर किस्म की मीटिंग में बैठ सकते हैं तो फिर आप लेटर भी पढ़ सकते हैं, उसमें क्या मसले वाली बात है कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा? कोई नाराजगी थोड़ी चल रही है कि कोई रूठा है, कोई मनाने वाला, कोई आशिकी मशूकी थोड़ी चल रही है। बस ठीक है, आप मैच्योरली बिहेव करें। आपके मुखालिफिन के साथ ये भी कहा जाता है कि जी खत में जो लिखा गया है कि माफ़ीनामा लिखा गया है, जी माफ़ी दें, बाहर आना चाह रहे हैं। नहीं, माफीनामा तो वो कहीं से भी नहीं है। जो डिमांड्स हैं उनकी वो बिल्कुल जायज़ हैं। वो बोलते हैं कि जी आपका, देखिए जो आपकी आईनी हदूद है, वो कोई भी इदारा उसको उसी के अंदर रह के काम करना चाहिए ना। अगर वो आपको कह रहा है खत में कि आप अपनी हदूद में रह के काम करें, कोई नाजायज़ बात नहीं कर रहा। वो आपको कह रहा है कि जो इल्ज़ाम आपने हम पे लगाए हैं, चाहे वो 26 नवंबर है या 9 मई है या जो भी है, उससे पहले भी आप जुडिशियल कमीशन बना दें। हम तो नहीं भाग रहे ना किसी इन्वेस्टिगेशन से, बिल्कुल तो आप बनाएं। उसने क्या गलत डिमांड की? इसमें माफी क्या है? माफी वाली कौन सी बात है इसमें? अगर डील होती है, फर्ज करें डील हो गई, खान साहब बाहर चले गए, तो फिर पीटीआई का क्या बनेगा? पीछे से अवाम क्या रिस्पॉन्स करेगी? फर्ज करे, बात कर रहा हूं मैं कि वैसे ये वो फर्ज है जो हम फर्ज भी नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि चाहे जो मर्जी हो जाएगा, हमारा लीडर हमें छोड़ के नहीं भागेगा। हमारे लिए सबसे फख्र की बात ही यही है कि हमारे लीडर पे आपने 200-250 केस किए, वो हमें छोड़ के नहीं भागा। ये हमारे लिए सबसे फख्र की बात है कि जो एक रवायत थी वो मेरे लीडर ने तोड़ी है। जो यहाँ पे एक रिवाज चला आ रहा था, माफिया लो, केस माफ करवाओ, अपने मुआहदे करो और कौम को छोड़ो, आवाम को छोड़ो, बाहर भाग जाओ, मेरा लीडर छोड़ के नहीं भागा। वो कहता था मेरा सब कुछ इसी मुल्क में है, मैं इसी मुल्क में रहूंगा, अपने लोगों में, उसने साबित करके दिखाया, तो उसने किया। पीटीआई के लोग कुछ ऐसे हैं जो अच्छे ओहदों के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको भी पता है, वो नहीं चाहते कि बानी पीटीआई बाहर आए। क्यों नहीं चाहते? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जितनी कोशिश कर सकता है वो उतनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ये एक प्रोपेगेंडा करना कि जो लोग नहीं चाहते, आज आपने हमारे लोग जो हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क में काम किए हैं, आप हमारे लोगों के ख्वाहिशात जो हैं उनके मुताबिक आप चल रहा है ये मुल्क। नहीं, जो फैसला साथ खुद को इस मुल्क के मालिक समझ के बैठे हुए, सब कुछ उनके हिसाब से हो रहा है, वो डिसाइड कर रहे हैं। हमारे कुछ 2-4 लोगों के कहने पर अगर चीजें होती तो क्या ही बात थी, कई बात थी, क्या ही बात थी। इस बानी पीटीआई मतलब कि इसी साल बाहर आ रहे हैं, मतलब कि नहीं? खान साहब को जितनी जल्दी बाहर आने देंगे उतना इस मुल्क के लिए बेहतर है। देखिए कोई भी मुल्क जो है ना, जब इतनी अफरा तफरी मची रहेगी ना, स्टेबिलिटी नहीं होगी, वो मुल्क नहीं चल सकता। और अभी अगर आपको आपकी कौम, आपकी आवाम सपोर्ट नहीं करी होगी ना, तो भी मुल्क नहीं चलते। ये कहने से नहीं खाली बातें होती कि हमारे पीछे खड़े हैं। एक्चुअली कौम का आपके पीछे खड़ा होना जरूरी है। आप इतना फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते अपनी आवाम को, उनकी सबसे बड़ी सपोर्ट है। अगर नहीं है आपके साथ तो आपको डरना चाहिए अपने मुस्तकबिल से, इस मुल्क के मुस्तकबिल से। चीमे साहब का क्या बनेगा? शाह महमूद कुरैशी का क्या बनेगा? उनके कोई बयान नहीं आते, उनके कोई मुशावरत नहीं ली जाती। वो भी तो आखिर पार्टी में हिस्सा है उनका, कुर्बानियां दी उन्होंने, बिल्कुल मुशावरत करनी चाहिए उनकी। बिल्कुल करनी चाहिए। जो लोग भी यहाँ पे तंजीम में हैं या जो भी सदर हैं या जो भी जिनके पास भी ओहदे हैं, उनको यकीनन हर चीज़ में उनसे मशवरा करना चाहिए।
अभी तो सबका जेल ट्रायल ही होता है, ये जानबूझ के उनको जेल से बाहर जाने ही नहीं देते कि वो किसी से मिल ना सके, मुलाकात ना हो सके। हर केस का इन्होंने एक नई चीज शुरू की है कि जेल ट्रायल है, तो जेल ट्रायल में वही लोग जा सकते हैं सिर्फ जिनके खुद पे केस हैं या लॉयर्स हैं, उनके अलावा तो किसी को जाने नहीं देते। सनम, पहला खत गया, कहा गया कि जी खबरें ये चलेंगी जी कोई ख़त नहीं है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, और जेल सुपरिटेंडेंट ने भी कहा है कि जी कोई ख़त बाहर नहीं गया। फिर 2 दिन बाद एक और ख़त जाता है, फिर भी ये कहा जाता है कि कोई ख़त नहीं गया। तीसरे ख़त पे सारी कहानी खुल जाती है। क्या वजह है इसकी? देखिए वो ये होता है ना कि जैसे वो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर ले और वो कहे कि जी मैं बच जाऊंगा इस सिलसिले में, तो इस तरह नहीं होती चीजें। आप इस तरह चीजों को देखिए, आप कितनी देर तक चीजों को इस तरह डील करना चाहते हैं। आप फेस करें, आप सच का सामना करें, आप खुद में बर्दाश्त रखें, हिम्मत रखें, ज़र्फ रखें, क्योंकि जब आप बड़ी कुर्सियों पे बैठे होते हैं तो आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए, आपका ज़र्फ बड़ा होना चाहिए, आपको ब्रॉडर पिक्चर पे देखना चाहिए और सोचना भी चाहिए। छोटी सोचें रख के जब आप बड़ी कुर्सियों पे बैठ जाते हैं तो मुल्क का बड़ा गरक हो जाता है। मीडिया के जितने भी एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, काफ़ी लोग हैं, एहतजाज कर रहे हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। पीका एक्ट आपने सुना होगा, उसके खिलाफ क्या कहेंगी मीडिया के हवाले से? देखिए कौन एहतजाज नहीं कर रहा है? अभी जिस तरह जजों की तैनातियां हो रही हैं, सारे वकला भी एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह आप चैनल्स का, आप एंकर्स का, आप जर्नलिस्ट का मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर बहुत पहले एहतजाज हो जाना चाहिए था। आप देखें ना, आप नाम भी नहीं ले पा रहे हैं, तो ये किस बात की पाबंदी है? अगर आप किसी एक पार्टी का बानी है या लीडर है, आप उसका नाम नहीं ले पा रहे, आपने वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, क्यों लगाई हुई हैं? वो कहता है जी फेक खबर फैलाता है मीडिया, इसके ऊपर पाबंदी होनी चाहिए। देखिए अगर फेक खबर होती क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद। यानी शामिल करते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मीडिया के हवाले से कि एंकर को भी खामोश करवा दिया गया है, रिपोर्टर जितने भी हैं अब कोई बात नहीं करते, और पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज जारी है, आज दूसरा दिन है। तो सनम, इसके हवाले से क्या कहेंगी आप? देखिए इस तरह नहीं होता कि अगर आप कहें कि हमारी मर्जी की बात नहीं हो रही तो फेक ही न्यूज़ है, ठीक है। आप जिस तरह मरियम बीबी भी गई हुई थी और बोल रही थी कि जी 3 दिहाइयों बाद यहाँ पे जी ये हॉर्स एंड कैटल शो होने लगा है, तो आपने गलत बयानी की ना, आप पे कोई एक्ट नहीं लगा। मरियम में बाद आप गई, आपने बोला 130 साल बाद कोई आया, यहाँ पे गलत बयानी की, आप पे कोई एक्ट नहीं लगा। अभी जैसे आप बोल रही थी कि 800 रुपए का सूट पहनती हैं, अब आप वो सूट साबित कर दें तो 800 रुपए का, गलत बयानी की, लेकिन कोई एक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि अपनी आप सिलेक्टिव कानून नहीं बनाए जो सिलेक्टिव लोगों पे लग रहे हो, ठीक है ना। आपका जर्नलिस्ट लोगों का तो काम ही बोलना है ना, आपका तो काम ही हकाइक लोगों के सामने रखना है, तो आपकी वो हकाइक कभी पसंदीदा नहीं होते, वो सच्चाई पे होते हैं। तो अगर आप में वो सुनने की, बर्दाश्त करने की हिम्मत ही नहीं है, तो कैसा जमहूरी मुल्क है, कैसा आज़ाद मुल्क है? आप एक जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं, तो लोगों को जमहूरियत दिखाएं। 30 से ज़ायद लोगों के खिलाफ जो इस टाइम पर्चे कट चुके हैं FIA में, सहाफ़ियों के खिलाफ। देखें जर्नलिस्ट को बात करने पे, अभी आप एक में देख रही थी कोई उन्होंने एक वीलॉग किया कि सड़क पे ये इस तरह जो बनाया ग्रीन कलर, ये वो 10 दिन वो बंदा गायब रहा। सिर्फ ये कि आप तनकीद नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, आपके दिल इतने छोटे हैं, आपके ज़र्फ इतने छोटे हैं कि आप खुद पे तनकीद नहीं बर्दाश्त कर पाते। आप लोगों को उठवा लेते हैं, गायब कर लेते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं कि जी आपने हमारी मर्जी के बगैर बात कर ली है। ये क्या चल रहा है इस मुल्क में? मतलब क्या तरीके हैं ये? सियासी इस्तेकाम कब आएगा सनम? देखिए जब आप लोगों की राय का एहतराम करना शुरू करेंगे, जब आप लोगों को, अपनी यूथ को, देखिए जो आपकी मुस्तकबिल है ना, वो डिपेंड करता है आपकी यंग जनरेशन पे। जब आप अपनी यंग जनरेशन को ये बताना बंद करेंगे ना कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम लोग को अकल नहीं है, तुम गुमराह हो, तुम इंतशारी हो, तो आपका मुल्क भी तरक्की करेगा। बिल्कुल। आप अपनी यूथ को प्रमोट करें, उनको अप्रिशिएट करें कि ठीक है तुम लोग अपनी मर्जी की बात करते हो, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। वैसे इस गवर्नमेंट के एक फ़ायदा हुआ है, अब देखें ना, पेट्रोल सस्ता हो चुका है और भी काफ़ी चीज़ें सस्ती हो चुकी हैं, तो मरीम नवाज के आने से ये तो फ़ायदा हुआ है ना, काम तो कर रही है ना। देखिए ये भी आप पे फेक न्यूज़ पढ़नी चाहिए। कौन सा पेट्रोल सस्ता हुआ है, कौन सी बिजली सस्ती हुई है, क्या बात करें, खुदा का खौफ करें। चीज़ें सिर्फ महंगी हुई है, सस्ता कुछ भी नहीं हुआ। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि बिजली सस्ती करेंगे पूरे मुल्क में, वो सस्ती हुई, ठीक है। उसके बाद पेट्रोल का ऐलान किया, पेट्रोल भी सस्ता हो गया, 1 रुपये। देखिए आप 50 रुपए महंगा करें पेट्रोल और फिर 1 रुपया सस्ता कर दें, ये तो कोई मजाक तो नहीं। काम तो कर रही है ना गवर्नमेंट जी इस हिसाब से तो फिर बहुत काम कर रही है जी। देखें ना, आप रोड देख लें, ब्रिज देख लें, पूरे पंजाब में आप वो काम करवा रहे हैं। मैं सड़कें और पुल और ये सब क्यों देखूं? मैं लोगों की हालत क्यों ना देखूं? लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, मतलब मुल्क के हालात ठीक नहीं है। लोग जहर खा के अपने बच्चों को जहर दे रहे हैं, बच्चों को स्कूलों में पढ़ा नहीं पा रहे, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, मतलब हालात ठीक नहीं है। अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, मतलब हालात ठीक नहीं है। अपना घर अपनी छत स्कीम किसकी है?
مریم نواز کی ہے اپنا گھر اپنی چھت سب کو گھر دے رہی ہے وہ. نہیں جی، وہ جو گھر کی اسکیم ہے وہ خان صاحب نے شروع کی تھی. وہ ہر اسکیم جو خان صاحب کی ہے وہ اپنے نام سے آگے ابھی کرتی جا رہی ہیں. چاہے وہ بھینس کٹا ہو خان صاحب کے زمانے میں، ابھی ان کا لائف سٹاک ہو جائے، چاہے وہ بلین ٹری ہو اور ابھی وہ ماحول دوست درخت لگانے ہو جائیں. وہ جو بھی منصوبہ بول رہی ہیں وہ خان کا کر رہی ہیں. انہوں نے جو صحت کارڈ ہے بند کیا، لنگر خانے بند کیے، پناہ گاہیں بند کی، اور جو منصوبے آگے کنٹینیو ہو رہے ہیں وہ سارے خان کے ہی چوری کر کے اپنے نام سے دے رہی ہیں. اپنے نام سے ابھی فی الحال کچھ بھی نہیں کر رہی ہیں. وہ تو کہتی ہے اپنے نام کی ہیں ساری چیزیں. کہتی ہے جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو عوام خوشحال ہو جاتی ہے. دیکھیں نا اب پراڈو کا اعلان کیا کہ سب کسانوں کو پراڈو دی جائے گی اب قرآن اندازی کے ذریعے. اعلان تو دیکھیں جی آپ جو مرضی کرتے جائیں نا، اعلان تو آپ جو مرضی کرتے ہیں، جب آپ گراؤنڈ پہ کام کریں گے، جب آپ ڈیلیور کریں گے تب بات کریں. نون لیگ کی حکومت آتی ہے تو عوام کے پینٹ ہاؤسز بن جاتے ہیں، عوام کی فیکٹریاں لگ جاتی ہیں، عوام کی ملیں لگ جاتی ہیں، عوام کی ٹیٹیاں نکل آتی ہیں، آف شور اکاؤنٹ نکل آتے ہیں. عوام کے لیے کیا نکلتا ہے جب نون لیگ کی حکومت آتی ہے؟ تو آپ عوام کو یہ بتائیں کہ آپ کا خاندان خوشحال ہوتا جاتا ہے، عوام خوشحال نہیں ہوتی. نون لیگ کی جب بھی حکومت آتی ہے آپ کی جائیدادوں میں اضافہ ہوتا ہے. عوام تو غریب سے غریب تر ہو رہی ہے، وہ تو مر رہے ہیں بیچارے. شیر افضل مروت کو کیوں نکالا؟ اب پہلے تھا نواز شریف مجھے کیوں بلایا، کیوں نکالا. اب شیر افضل کا یہ ڈائلاگ ہے مجھے کیوں نکالا. کیا نکالا گیا ہے یا کوئی پروپاگنڈا کیا گیا، کیا سیاست کی نظر ہو گیا، کیا ہوا ہے؟ دیکھیے ان کا مجھے لگتا ہے کہ ہر پارٹی مطلب پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے، آپ پارٹی ڈسپلن آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے. ان کا میرے خیال سے بیچارے مجھے لگتا ہے کہ ان کا بولنے کا تھوڑا ایشو ہے. ابھی دیکھیں خان جیل میں اور بہت لمیٹڈ لوگوں کا ایکسیس ہے، اور بات بھی بہت کوئی لمیٹڈ ہی جاتی ہے، اور پھر اپنی آپ پتہ آپ کنفرم بھی نہیں کر سکتے. سننے میں یہ خبر بھی سنم آئی تھی، اس میں اب جھوٹ کتنا ہے سچ کتنا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے. مطلب ابھی آپ اس بات کو دیکھیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ خان کی مرضی کے بغیر اتنا بڑا فیصلہ ہو گیا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن وہ خان کے پاس کیا خبر جا رہی ہے، کیسے جا رہی ہے، وہ بھی ابھی چیزیں نہیں پتہ ہے نا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی ایشو چل ہی رہا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ خاموش ہو جائیں. ان کا بھی یہ مسئلہ نا کہ وہ خاموش ہی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں میں نے قسم ہی کھا لی ہے کہ میں بولتا ہی جاؤں گا. تو نہیں، اگر خان صاحب کی طرف سے یہ لیا گیا فیصلہ، میرے خیال اپنا بتا رہا ہوں کہ غلط فیصلہ لیا گیا. دیکھیں ایک بندہ پارٹی کے ساتھ کھڑا ہے مشکل وقت میں، سارا کچھ دیا اس نے، اپنا وقت دیا، سارا کچھ دیا، پسین خونا دیا، اب دیا، تو اب وہ اس کو نکالنے جا رہے، غلط بات ہے نا. دیکھیں یہ تو اب ڈیپینڈ کرتا ہے نا خان کے پاس یہ تو عطا ترڑ صاحب ہی کہتے ہیں کہ خان صاحب کا جس نے بھی ساتھ دیا بانی پی ٹی آئی کا، اس نے اٹھا کے ایسے ٹیشو کی طرح باہر. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں مروت صاحب کے ساتھ جو شوکاز ہوا ان کو ایک بار نہیں ہوا نا، وارننگ ایک بار ملی، 2 بار ملی، 3 بار ملی، ان کو کافی بار شوکاز ملا میرے خیال سے. تو میں وہی آپ کو کہہ رہی ہوں ان کی اپنی غلطی یہ ہے کہ ان کو تھوڑی دیر خاموش ہو جانا چاہیے تھا. ابھی آپ نے پارٹی ڈسپلن بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، تو ابھی آپ اس کو نہیں اگر آپ کریں گے تو پھر آپ کو کانسیکوینسز پھر ہوتے ہیں نا. تو پھر کسی اور پارٹی میں چلا جائے گا، پھر وہاں جا کے باتیں کریں گے. پھر تو نہیں وہ باتیں جیسے نون میں جائے گا سب سے پہلے پریس کانفرنس ہوگی. پھر تو نہیں وہ میرا نہیں خیال ہے وہ ایسے بندے ہیں. میرا خیال ہے ان کو ویٹ ہی کرنا چاہیے خان صاحب سے جب تک وہ خود فیس ٹو فیس بات نہیں کر لیتے. اور مجھے لگتا نہیں کہ وہ ایسا کوئی کریں گے کہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں گے. یا خان ہے، خان ایسے نہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. خان ایسے نہیں ہوتے. نہیں وہ خان ضد کے پکے ہوتے ہیں میرے خیال میں. وہ غیرت مند بڑے ہوتے ہیں، غیرت مند ضد کے بھی پکے ہوتے ہیں. تو یہ ایسی حرکتیں نہیں کریں گے. میرا نہیں خیال ہے وہ کریں گے کہ کسی پارٹی میں چلے جائیں اور کسی پارٹی میں جا کے پھر عجیب و غریب حرکتیں کریں. تو مجھے نہیں لگتا ایسا. کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے نا کہ کوئی بھی پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے، پھر وہ جب پریس کانفرنس کرتا ہے تو وہ ساری حقیقت کھول کے رکھتا ہے کہ جی وہ پارٹی ایسی تھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، سارا کچھ. دیکھیں بات تب ہوتی ہے جب آپ ایک کس جگہ پہ ہیں، اس جگہ پہ رہ کے اگر کوئی مسئلے ہیں تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں. چھوڑ کے جانے کے بعد تو پھر یہ تو بہت ہی کوئی میں کہتی ہوں کہ گھٹیا حرکت ہوتی ہے، گری ہوئی حرکت. کے اگر آپ چھوڑ کے جائیں تو پھر آپ باتیں کریں فلاں میں یہ بھی ٹھیک نہیں تھا تو پھر آپ اتنی دیر اس پارٹی میں کیا کرتے رہے نا، عہدے انجوائے کرتے رہے ہیں یا بیٹھے رہے ہیں یا آپ نے پروٹوکول انجوائے کیے ہیں، تو پھر آپ تب کیا کرتے رہے وہاں پہ. چھوڑنے کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ مجھے لگتا ہے یہ میرا نہیں خیال کریں گے. وہ عید کے بعد اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ جی ملک گیر احتجاج ہوگا. کیا احتجاج کامیاب ہوگا کہ پھر وہی گرفتاریاں ہوگی، پھر دمادم مسک لندر ہوگا، ملک کے حالات خراب ہوں گے، پھر روڈ بند ہوں گے، پھر توڑ پھوڑ ہوگی؟ دیکھیں روڈ کوئی پی ٹی آئی تو بند نہیں کرتی ہے نا. اگر احتجاج کی کال دیتی ہے تو احتجاج کی اجازت تو آئین میں ہے ہمارے پاس. آپ ہنگامہ رائی تو خود کرتے ہیں، اسی نیت سے آتے ہیں، سارے رستے بند کر دیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ احتجاج کی بات ہو رہی ہے، اگر احتجاج ہوگا کرنے کے بعد لوگ گھر چلے جائیں گے. آپ رستے بند کر کے، ریڈ کر کے، گرفتاریاں کر کے، بدتمیزیاں کر کے، مار کٹائی کر کے. پی ٹی آئی تو نہیں نا آنسو گیس مارتی یا واٹر کینن لے کے آ جاتی. یہ آپ لوگ کرتے ہیں نا، پولیس کرتی ہے نا، یا اسٹیٹ کرتی ہے، یا ریاست کرتی ہے. بھئی آپ کو کیا ضرورت ہے احتجاج کرنے؟ تو اس کا حق ہے ہمارے پاس آئین میں. تو اگر احتجاج کا اعلان بھی کیا ہے تو احتجاج کریں گے، ہمارا جمہوری حق ہے. اگر ہمیں لگتا ہے ہمارا ووٹ چوری ہوا تو ہم کیوں نہ نکلیں باہر نا.
गिरफ्तारियां फिर होंगी तो हो जाए, पहले भी नहीं हुई मेरे ख्याल से, तो गिरफ्तारियां हो ही जानी चाहिए थी, ये मसला हल होता। अब तो डर खत्म हो गया मेरे ख्याल में। अगर पहले भी सबने गिरफ्तारियां दे दी होती तो इतना मसला होता ही ना। मेरे ख्याल से तो एक बार इनको सबको गिरफ्तारियां देके ये हुकूमत का शौक पूरा करना चाहिए कि भाई रखो नजर, रख के दिखाओ कहाँ रखना है लोगों को। सवाबी में आपका ही सारा कुछ है, वहाँ पे पीटीआई का सारा कुछ, तो इस बार अवाम बाहर क्यों नहीं है जलसे में, क्या वजह बनी? देखिए सवाबी जलसे में तो बहुत लोग थे इस दफा, तो बल्कि पहले से बहुत ज्यादा लोग थे। कितने के लोग थे? ये कहते हैं जी 2500 लोग थे टोटली। मैं तो जी खैर लाहौर में थी, लेकिन अंधे तो नहीं है, मतलब इनको तो खैर क्या बंदे को कुर्सियां गिनवाने के लिए लगवा देना चाहिए इनको, इनकी तो वैसे आंखें ठीक नहीं है। बात सारी फिर वही आ जाती है कि अगर लोग नहीं थे तो आपको किस बात की मिर्चें लग रही हैं? आप खुश हो जाएं, तसल्ली रखें, कि मतलब हौसला करें कि लोग निकले ही नहीं इनके लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सुबह से शाम तक शुरू हो जाते हैं, लोग नहीं निकले, लोग नहीं निकले, लोग नहीं निकले। क्यों भाई? लोग नहीं निकले तो अंधे थोड़ी है, जो आने वाले उनको नजर नहीं आया, उनको पता चल जाएगा नहीं निकले। आप लोगों को क्यों इतना तड़प के बताना पड़ा कि लोग नहीं निकले क्योंकि देखने वाले को नजर आया ना लोग निकले। तो क्योंकि आपने बहुत कोशिश की है कहने की पार्टी में इख्तलाफ है, ये इसके खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है, वहां पे उससे पहले सब ने मिलकर एक दूसरे से मुलाकातें की, तस्वीरें लगाई, लोग और निकले उनके लिए कि जी ठीक है पार्टी भी इकट्ठी है सारी, हम भी खान के साथ हैं। तो बहुत आवाम थी सवाबी जलसे में। तो ईद के बाद आप कहाँ से रैली निकाल रही हैं फिर आप? हमने तो इस दफा भी लाहौर से शुगर लगाया, सारा दिन लगाया, तो ईद के बाद ही लाहौर में शुगर लगाएंगे। कहाँ पे शुगर होगा? लिबर्टी, क्योंकि मेन तो लिबर्टी है, पसंदीदा चौक तहरीक इंसाफ का, जिसने मुतारफ करवाया लिबर्टी को, कोई नहीं जानता था, तो तहरीक इंसाफ का ही है पसंदीदा चौक। पूरा जी पूरा पाकिस्तान हमारा है, हर चौक, हर शहर, हर गली हमारी है, जहां हमारा दिल करेगा भी वहां से प्रोटेस्ट करेंगे। सनम के साथ इस बार कितने लोग निकलेंगे? पहले तो अज़मा बुखारी कह गई है ना कि चंद लोग निकले हैं बाइकों के ऊपर सनम के साथ, तो भड़कें बहुत मारती हैं, ऐसे ही कहा उन्होंने, तो चंद लोग निकले हैं। तो इस बार ईद के बाद एक बड़ा प्लान होने जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। आज़मा बीबी को बोले कि सनम के पीछे पुलिस भगाना बंद करे ना। तो अगर सनम के साथ लोग नहीं निकलते, आपको सनम का डर नहीं है, तो सनम के पीछे पुलिस भगाना बंद करें। आपको इतनी ऑब्सेशन है सनम की कि आप खड़े हो के उसका नाम ले लेके तकरीरें करते फिरती है, आपकी जो मालकिन है वो भी उनका नाम ले लेके तकरीरें करती फिरती हैं। देखो जमानत मिल गई, सनम की सजाएं तो माफ नहीं हो गई थी ना, आपकी तो सजाएं माफ हुई थी, तो फिर भी आप उस पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गई कि जमानत कैसे मिल गई? तो सनम के साथ तो लोग ही नहीं निकलने ना, तो आपको क्या मुसीबत है सनम को जमानत मिली है या नहीं मिली है? तड़पना बंद करे ना, मेरे साथ नहीं लोग निकलेंगे तो आप परेशान ना हो। आप समझती हैं कि निकलेंगे वहाँ आपके साथ? आप अपने राय क्या देती हैं अपनी? देखिए अवाम ने मेरे लिए नहीं निकलना, अवाम ने खान के लिए निकलना, इस मुल्क के लिए निकलना, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए निकलना। मैं तो कोई भी नहीं हूँ, मैंने तो खुद वर्कर की तरह ही निकलना है ना। हमारे साथ लोगों ने निकलना है, क्योंकि अगर आपको इस मुल्क में अपने बच्चों का एक अच्छा बेहतर मुस्तकबिल चाहिए तो आपको घरों से निकलना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सनम प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आपने सनम जावेद खान की बातें सुनी, और तहरीक इंसाफ ने अब ऐलान कर दिया है ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, पूरे पाकिस्तान से रैलियां निकाली जाएंगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। और पहले भी एक नारा लगाया गया था इस्लामाबाद जलसे में, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा जलसा ख़त्म नहीं होगा। बहरहाल फिर भी जलसा ख़त्म हो गया था। तो अब ये देखना है ईद के बाद इनका जो रैली का प्रोग्राम है क्या वो ख़त्म होगा नहीं होगा, क्या बानी पीटीआई जेल से रिहाई होगी या नहीं होगी, वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे जी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।